क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित में एक्सरसाइज 11.2 को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस एक्सरसाइज में हमें टोटल 11 सवाल सॉल्व करना है। पहला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। इसके पहले जो हमने एक्सरसाइज 11.1 को कंप्लीट कर रखा है उसमें हमने प्रत्यक्ष यानी सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पे क्या करना है, कौन सा प्रतिलोम समानुपात है, अनुपात है, वो हमें बताना है। तो प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है कि दो राशि होती है, एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि जो है ठीक उसी रेशियो में घट जाती है। जैसे कि एक आदमी किसी काम को 4 दिन में समाप्त करता है, आदमी की संख्या दुगनी हो गई, ये बढ़ गई, तो काम जो है ये आधा दिन लग गया, यानी 4 दिन में था तो ये 2 दिन हो गए, इससे आधा हो गया। अब 4 आदमी किसी काम को करने में 1 दिन में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। आदमी की संख्या बढ़ती है तो दिन घटने लगता है। तो इस प्रकार के जो अनुपात के संबंध होते हैं उसको बोलते हैं प्रतिलोम समानुपात। यहाँ पे हमें वही चीज़ चयन करना है कि कौन सा प्रतिलोम समानुपात में है। पहला है किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य में पूरा करने में लगा समय। अभी हमने देखा कि एक व्यक्ति किसी काम को करने में 4 दिन लगाता है, अगर व्यक्ति की संख्या 2 हो गई तो उस काम जो है 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिलोम अनुपात। ये तो पहला है, यहाँ पे हम टिक करेंगे, ये पहला है, ठीक है, ये पहला प्रतिलोम समानुपात में है। दूसरा है एक समान चाल से, यहाँ पे ध्यान देना है, जो चाल है वो समान है, स्थिर है। एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। समान चाल से बात कही गई है, जैसे कोई बाइक है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दूरी तय करती है, यानी वो 1 घंटे में कितनी जाएगी, 40 किलोमीटर दूरी तय करेगी, ठीक है, 1 घंटे में। 2 घंटे में वो 80 किलोमीटर, क्योंकि चाल तो समान है, यहाँ पे चाल तो समान कहा गया है, ठीक है। 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 2 घंटे में 80 किलोमीटर, 3 घंटे में 120 किलोमीटर, यानी यहाँ पे घंटा बढ़ रहा है तो उसकी दूरी भी बढ़ रही है। क्या ये प्रत्यक्ष समानुपात है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक के बढ़ने से दूसरा तो घटना चाहिए। इस स्थिति में प्रतिलोम अनुपात में यहाँ तो एक बढ़ रहा है, इसके साथ साथ दूसरा भी बढ़ रहा है, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है, ये नहीं है। तीसरा है खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। तो भूमि देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे एक भूमि है, ठीक है, यहाँ पे इतनी साइज की एक भूमि है। तो यहाँ पे जो फसल उगाए जाते हैं इस भूमि में, ठीक, इसमें मान लीजिए कि 100 केजी गेहूँ टोटल अनाज उगते हैं। अगर इसको हम बड़ा कर दें, ठीक है, इसमें अब उग गए 150 केजी, अब इसको और बड़ा कर दें तब तो ज़्यादा उगेगा, 200 केजी, यानी भूमि बढ़ रही है तो अनाज भी बढ़ रहा है। जितनी ज़्यादा भूमि होगी उस पर खेती करेंगे तो उससे अनाज का उत्पादन भी उतनी मात्रा में होगा। तो भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल, तो एक का बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ गया, ये तो प्रत्यक्ष समानुपात में है ही नहीं। यहाँ पे एक के बढ़ने से दूसरा घटना चाहिए, ये नहीं होगा। अभी तक हमारा सिर्फ पहला हुआ है, ठीक है। एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल, यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है। एक निश्चित यात्रा में, मान लीजिए कि एक निश्चित यात्रा है 500 किलोमीटर, ठीक है, बाइक से जाना है 500 किलोमीटर, निश्चित है यात्रा। तो कोई व्यक्ति देखिए जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाएगा तो मान लीजिए उसको 10 घंटे का समय लगता है, ठीक। अब उसने चाल बढ़ा ली, चाल उसने कर लिया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 10 घंटा लगेगा? 10 घंटा तो नहीं लगेगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो एक के बढ़ने से दूसरा कमी पड़ गई, ठीक। तो इस प्रकार के रिलेशन को बोलते हैं प्रतिलोम समानुपात। ये तो है क्योंकि यहाँ पर निश्चित यात्रा की बात की गई है। अगर समान चाल होता ये भी नहीं होता, जैसे कि दूसरा नहीं हुआ, ये क्या होगा, ये प्रतिलोम समानुपात होगा। बात समझ में आएगी ये आपको कंसेप्ट, ये क्या है, ये होगा पहला और चौथा,
प्रतिलोम समानुपात में अभी है। अब इसके बाद देखिए पांचवा, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। देखिए जनसंख्या जब बढ़ेगी तो लोगों को रहने के लिए भूमि की कमी पड़ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए ये कोई देश है, यहाँ पे टोटल निवास कर रहे हैं लोग, मान लीजिए कि 100 लोग हैं। ठीक है, 100 लोग हैं और प्रत्येक लोग को भूमि मिल रहा है इतना साइज का, मान लीजिए। ठीक है, इतना साइज का मिल रहा है ये सब। मान लीजिए कि 200 लोग हो गए, क्या सभी को इतना साइज का मिलेगा? इसका आधा तो हो जाएगा। जनसंख्या बढ़ी तो क्षेत्रफल कमी पड़ गई, इसका मतलब ये प्रतिलोम समानुपात है, ये भी हो जाएगा आपका। इसका आंसर कौन सा हुआ पहले का? इसका हुआ पहला हुआ आपका, चौथा हुआ और ये पांचवा हुआ। ये कॉन्सेप्ट आप। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या है, एक टेलीविज़न गेम शो में 1,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं के समान रूप से वितरित की जानी है। जैसे टीवी में गेम शो होता है केबीसी। ठीक है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को, यानी एक व्यक्ति को दी जाने वाली जो पुरस्कार की धनराशि है विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है, ठीक, या व्युत्क्रमानुपाती है। यानी सीधा समानुपात है या प्रतिलोम समानुपात। ये हो गया सीधा समानुपात, ये व्युत्क्रमानुपाती मतलब प्रतिलोम समानुपात, ये बताना है। यहाँ पे ध्यान देना है, ये विजेताओं की संख्या है, ठीक, 20 है और ये प्रत्येक विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार है। यहाँ पे देखिए अगर एक व्यक्ति विजेता होता है उसे 1,00,000 रुपये दिया जाएगा। अगर 2 व्यक्ति विजेता होता है तो यही 1,00,000 रुपये 2 व्यक्ति को बराबर हिस्से में बांट दिया जाएगा। यानी कितने मिलेंगे? 50-50 हज़ार रुपया, यही 1,00,000 रुपये। ठीक है, एक व्यक्ति जीते तो इसको 1,00,000 रुपया मिल जाएगा, लेकिन 2 व्यक्ति जीते तो यही 1,00,000 रुपया उनमें समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। ठीक है, बराबर भागों में। अगर वही व्यक्ति देखिए 4 विजेता हो तो यही 1,00,000 रुपये कितने मिलेंगे? प्रत्येक को 25,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे विजेता की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये राशि जो है 1,00,000 से कम होती जा रही है। एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, तो ऐसे जो समानुपात होते हैं वो उसको बोलते हैं प्रतिलोम समानुपात। उसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। एक के बढ़ने से दूसरा कमी पड़ जाए। यहाँ स्पष्ट हम देख पा रहे हैं, एक विजेता था तो 1,00,000 मिला, जैसे विजेता की संख्या बढ़ने लगी ये पुरस्कार की धनराशि कम होने लगी। बात समझ में आ गई? तो इसको हमें पूरा करना है, भरना है। और ये भी हमें बताना है कि अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो सीधा सा ये हम समझ पा रहे हैं कि ये व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि व्युत्क्रमानुपाती यानी प्रतिलोम अनुपात में है। ठीक, अब यहाँ पे इसको हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात किया जाए? देखिए विजेताओं की संख्या पहले एक विजेता के लिए 1,00,000, तो यहाँ हम लिख लेंगे एक विजेता के लिए 1,00,000 है। ठीक है, तो 4 विजेता के लिए हमने इसको मान लिया x। तो यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है, इसका गुणा इसी के साथ हो जाता है। ठीक है, इसका गुणा इसी के साथ हम लोग कर लेते हैं। सीधा समानुपात में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तिरछा तिरछी, लेकिन इसमें नहीं होता है। तो 1 का गुणा 1,00,000 के साथ होगा। देखिए हम करते हैं 1 2 3 4 5। 4 का गुणा x के साथ होगा, ये तो ज्यों के त्यों होगा। 2 3 4 5, 1,00,000 हो गए, ये हो गया 4x। x हम इस यहाँ x के साथ 4 है, हम इसको इस तरह भेज देते हैं, पक्षांतर हो जाएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पे x, ये कैंसिल आउट हुआ, ये हमारा आ गया 25,000। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? 4 के स्थान पे x का मान हमारा आ गया 25,000। ठीक है, इसको हम मानते हैं y। दूसरी स्थिति देखिए, इसको भी हम ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे, इससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। एक विजेता को मिल रहा है 1,00,000, 1,00,000, तो 5 विजेता के लिए हमने मान लिया इसको y। अब इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा। 1 का देखिए इसका
1 लाख किस होगा तो सेम ही आएगा, 1 लाख होगा 4 5 और ये हो गया आपका 5y। यहाँ y के देखिए और ये 5 जो है इस तरफ पक्षांतर हुआ, 4 5 बट्टे में 20 5 100 यानी 20,000। y का मान आ गया 20,000 यानी 5 विजेता हो गए तो प्रत्येक को मिलेगा 20,000 रुपये। अब इसके बाद देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं z। तो एक विजेता के लिए 1 लाख, यहाँ पे 8 विजेता के लिए हमने z माना, इसका गुणा ऊपर वाले के साथ होगा तो सेम ही आएगा 4 5 और यहाँ पे 8z, z के साथ 8 का पक्षांतर होगा इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 5 बट्टे में 8, यहाँ पे z, इसको कैंसिल आउट कराया जाए 1 लाख में 8 से भाग देंगे तो आपका आएगा 12,500। z का मान कितना आ गया तो z का मान आ गया हमारा 12,500 मिलेगा। अगर 8 विजेता है ये 1 लाख रुपए प्रत्येक को मिलेगा 12,500। अब इसको मान लेते हैं a, ठीक है। तो फिर हम ऐसे ही निकालेंगे पहले से, एक विजेता के लिए 1 लाख 3 4 5, तो कितने हैं 10 विजेता हैं, इसको हमने मान लिया a, इसका गुणा ऊपर वाले के साथ होगा तो सेम ही आएगा 3 4 5, इसका हो गया 10a, ठीक है। 10 का पक्षांतर होगा इस तरफ, 1 2 3 4 5 बट्टे में 10, ख़त्म हो गए हैं। ए का मान कितना आ गया ये 10,000। 10 विजेता हो तो प्रत्येक को मिलेगा 10,000 रुपये। अब 20 विजेता हो इसको हम लोग मान लेते हैं बी। यहाँ पे हम निकालते हैं एक विजेता के लिए, देखिए हो गया 1 लाख, ये कितने हैं 20 विजेता के लिए हो गया आपका बी, ठीक है। इसका गुणा ऊपर वाले के साथ होगा 3 4 5 और ये हो गया 20 बी, इसका हम पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया 20 और यहाँ पे हुआ बी, तो ख़त्म हो गया। ये आपका आ गया, देखिए कितने हैं यहाँ पे 5 5 दूनी 10, 5,000। 20 विजेता हो 1 लाख रुपए हो जाएगा, प्रत्येक को मिलेगा 5,000, ठीक है। विजेता की संख्या बढ़ने लगी, रुपया घटने लगा, ये क्या है प्रतिलोम समानुपात है। इस तरीके से आपको कंप्लीट इसको सॉल्व कर लेना है। ये समझ में आ गया आपको काफ़ी अच्छे से। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल क्या है, रहमान तिलियों या डांडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तिलियों इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं दो क्रमागत तिलियों के युग्म के बीच का जो एंगल है बराबर है। यहाँ पे पहले उसने 4 तिलियाँ लगाई, 1 2 3 4, ठीक है। इन दो क्रमागत ये तिलियों के बीच जो एंगल है वो बराबर है। यहाँ पे कितना है 90 अंश का बन रहा है। जब वो 4 लगा रहे तो 90 अंश का बन रहा है। यहाँ पे देखिए कहा गया है जब वो 6 तिलियाँ लगाता है तो 2 तिलियों के मध्य जो कोण बन रहा है वो 60 अंश का बन रहा है, यानी इनके बीच यहाँ पे 90 अंश का राइट ट्रायंगल है, समकोण बन रहा है। यहाँ पे 60 अंश का। जब वो 6 लगाता है तो 8 लगाता है, तो वो हमें ये सारे बॉक्सेस को ज्ञात करना है, ठीक है, कि किन्हीं दो यहाँ पे बराबर है। अब यहाँ पे सवाल है कि निम्नलिखित सारणी को पूरा करके इनकी सहायता कीजिए। ये 8 10 और 12, 8 तिलियाँ लगाता है, 10 तिलियाँ और 12 तिलियाँ लगाता है, तो कौन कितने एंगल बनेंगे वो बताना है। और ये 3 सवाल है, इसका आंसर करना है। पहले इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं, इस एंगल को निकाल लेते हैं। जब वो 8 तिलियाँ लगाता है तो ये कौन सा अनुपात है, देखिए यहाँ पे तिलियों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है एंगल का मान वैसे वैसे घट रहा है। यहाँ पे 4 तिलियाँ लगाई उसने रहमान ने तो 90 अंश का कोण बना, 4 से 6 हो गई, ये तो बढ़ गई लेकिन इसका मान तो घट गया। एक के बढ़ने से दूसरा घटता है अपोजिट, तो इसको क्या बोलते हैं प्रतिलोम अनुपात बोलते हैं। तो प्रतिलोम अनुपात को कैसे सॉल्व करें हम, यहाँ पे देखिए इसको हम मान लेते हैं x, क्या मानेंगे x मान लेंगे, तो इसकी सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए 4 तिलियाँ लगाता है तो 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो 8 तिलियाँ लगाएगा तो x अंश का कोण बनेगा, ठीक। तो ये बात आप लिख भी सकते हैं, माना बनने वाला कोण बराबर x।
अब इसमें क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात में ये ऊपर नीचे आपस में गुणा लग जाता है, ये गुणा इसके साथ, ये गुणा इसके साथ, ठीक है ऐसे। तो 4 का 90 अंश के साथ होगा 4 इंटू 90 अंश यहाँ पे बराबर में 8 का x के साथ होगा। x का मान निकालना है, 8 को हम इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, 4 इंटू 90 अंश है, 8 ये गुणा में है, ये भाग में आ गया, यहाँ पे x बचा, ठीक है। 4 दूनी 8 हुआ और ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 45, 45 दूनी 90। तो x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान आ गया 45। तो यहाँ पे हम भर लेंगे 45 अंश। जब वो 8 तिलियाँ लगाता है तो 10 तिल्लियों के लिए भी हम यही बात लिखेंगे, माना बनने वाला कोण बराबर, हम इसको मान लेंगे अब की बार y मान लेंगे। 4 तिल्लियाँ जब लगाता है तो 90 अंश का कोण बनता है। यहाँ पे 10 तिलियाँ लगाएगा तो y अंश का कोण बनेगा, तो ये आपस में गुणा लग जाएंगे। 4 इंटू 90 अंश बराबर में 10 इंटू वाई, यहाँ पे y हम 10 को इस तरफ लाएंगे, 4 इंटू 90 अंश, ये आएगा बट्टे में 10 और यहाँ पे बराबर में y, 10 नवा 90 न चौक 36, तो y का मान आ गया 36 अंश। तो कितने का एंगल बनेगा, 36 अंश का यहाँ पे बनेगा। अब इसके बाद 12 को भी हम ऐसे ही ज्ञात करेंगे। देखिए 4 तिल्लियाँ, ठीक है, तो ये 90 अंश, तो ये 12 तिल्लियाँ आपकी मान लेते हैं z, 4 इंटू 90 अंश और ये 12, ठीक है, ये गुणा लग जाएगा। देखिए आपस में मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 का z के साथ, तो यहाँ पे हो गया z, इस तरफ गया, 4 12, 3 का 9, 30 अंश, ये कितना आ गया आपका 30 अंश आ गया। अब इसके बाद इसमें सवाल देखिए क्या है, क्या तिलियों की संख्या, ये तिलियों की संख्या है और क्रमागत तिलियों के युग्म से जो एंगल बन रहे हैं, क्या ये प्रतिलोम समानुपात में है? बिल्कुल प्रतिलोम समानुपात में है, एक के बढ़ने से ये घट रहा है, ये क्या है, प्रतिलोम समानुपात में है। तो पहले का आंसर हम लिखेंगे हाँ, क्रमागत तिलियों के बीच किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है, इसका आंसर हमने कर दिया। दूसरा है 15 तिलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तिलियों के किसी युग्म का एंगल हमें ज्ञात। देखिए यहाँ तक उसने बनाया 12 तक और हमें बढ़ा लेना है, 15 कर लेना है, रामान द्वारा जो बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर लिया 15 तिलियाँ। अब इसको हम मान लेते हैं a, ठीक है। वैसे इसको भी ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 तिलियाँ बनाता है तो 90 अंश का, अब की बार 15 तिलियाँ, तो a कोण बनता है, ऊपर गुणा होगा, ऊपर नीचे 4 इंटू 90 अंश बराबर में 15 का गुणा a के साथ, 15 का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, 4 इंटू 90 अंश, ये 15 आ गया बट्टे में, ये आ गया, ठीक है। अब ये देखिए 90 कितने बार में जाएगा 15 के टेबल में, ये 15 छक्का 90, 6 चौक 24, तो a का मान आ गया 24। जब 15 तिलियाँ लगाएगा तो 24 अंश का कोण बनेगा, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए सवाल क्या है, ये तो हमने बता दिया, ठीक है, कितने बनेगा, 24 अंश का कोण बनेगा। तीसरा है यदि क्रमागत तिलियों में प्रत्येक युग्म के बीच का एंगल 40 अंश है तो आवश्यक तिलियों की संख्या हमें ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, एंगल अब की बार दे दिया गया है 40 अंश, तो कितनी तिलियाँ ये होनी चाहिए, इसको भी हम काफ़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये कौन सा है, तीसरा है, तीसरे को तो हम इससे ही ज्ञात कर लेंगे। 4 तिलियाँ लगाता है तो 90 अंश का कोण बनता है, इसको हम मान लेते हैं b, ठीक है। तो b तिलियाँ लगाता है तो 40 अंश का कोण बनता है। अब ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं क्योंकि ये प्रतिलोम समानुपात में है, 4 इंटू 90 अंश, b का गुणा 40 अंश के साथ। देखिए 40 के b के साथ ये 40 है, हमें b का मान याद करना है, इसको हम इस तरह भेज देते हैं, 4 इंटू 90 अंश, गुणा वाली संख्या आ जाएगी भाग में और यहाँ पे b का मान 4 दहिया 40, 10 नवा 90, 9, यहाँ पे कितना आ गया 9 तिलियाँ, यहाँ पे 9 तिलियाँ उसे लगानी पड़ेंगी,
कितनी 9 तिल्लियाँ उसे लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम भरेंगे 9। ये आपको समझ में आ गया। अब इस सवाल का आंसर की बात करें तो हमारा ये आंसर होगा जो हमने ज्ञात किया, 45, 36, 30 अंश, 24 और ये 40 अंश, ये आंसर होगा। अब दूसरा में हाँ ये आंसर होगा, ठीक है। अब ये देखिए इसका क्या होगा, इसका हमने कितना निकाला 24 अंश, ठीक है। अब इसका क्या होगा, इसका हमने निकाला 9 अंश, 9 तिल्लियाँ। अगला सवाल हमारा है चौथा, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती है। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। आपको समझना है कि किसी डिब्बे में जो मिठाइयाँ हैं उस 24 बच्चों में बांटा गया तो प्रत्येक बच्चों को 5 मिठाइयाँ मिली, ठीक है। अगर बच्चों की संख्या में 4 की कमी पड़ जाए तो वो यानी 20 हो जाए तो प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे बच्चों की संख्या, यहाँ पे मिठाइयों की संख्या, ठीक है। बच्चों की संख्या देखिए 24 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चों को 5 मिठाइयाँ मिल रही है। अगर बच्चों में 4 की कमी हो जाए, 4 बच्चे चले गए घर तो टोटल बच्चे हो गए 20, तो इनको कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी, तो हम मान लेंगे इसको x, हम इसको क्या मानेंगे x मानेंगे। तो यहाँ पे हम ये बात लिखेंगे, तो हमने मान लिया x। तो ये आपको बताना है ये किस अनुपात में है, ये प्रतिलोम अनुपात है, ठीक है। देखिए बच्चों की संख्या अगर कमी हो गई, ठीक है, बच्चों की संख्या अगर कमी हो जाती है तो मिलने वाली मिठाइयों की संख्या बढ़ने लगती है। एक के कमी होने से दूसरा बढ़ रहा है, तो इस प्रकार के जो संबंध होते हैं अनुपात के वो प्रतिलोम समानुपात में हो जाते हैं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करें, इसको हम दिए गए मान से ही सॉल्व कर लेंगे। 24 बच्चे को प्रत्येक को मिलती है 5 मिठाइयाँ, तो 20 बच्चे को x मिठाइयाँ मिलेंगी। तो ऊपर नीचे ये आपस में गुणा लग जाएगा प्रतिलोम समानुपात में। सीधा समानुपात में हम कैसे करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें ऊपर नीचे होगा। 24 का 5 के साथ 42 × 5, यहाँ पे 20 का x के साथ होगा। यहाँ पे x हम यहीं रहने देते हैं और 20 को हम इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। 24 × 5, 20 का पक्षांतर हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट होगा, 5 का 20, देखिए ये कैंसिल आउट होगा, 5 का यहाँ पे 5 का 20 हो गया, ठीक है। ये 6 × 24 हो गया। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 6, यानी प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयाँ मिलेंगी यदि उनकी संख्या 20 हो जाए तो। बात समझ में आ गई, ये सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ। इसके बाद हमारा है प्रश्न क्रमांक 5वां, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है, ठीक है। एक पशुशाला है जिसमें कि 20 जानवर वहाँ पे निवास करते हैं और उनके लिए 6 दिनों का भोजन वहाँ पे रखा हुआ है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं, यानी उनकी संख्या 30 हो जाए, तो 20 के लिए 6 दिनों का खाना था, अब उनकी संख्या बढ़ गई, ठीक है। तो यह भोजन कितने दिनों तक वो चलेगा। देखिए यहाँ पे ये जो संबंध है ये प्रतिलोम समानुपात है। कैसे, यहाँ पे पशुओं की संख्या अगर कम है तो वो ज़्यादा दिनों तक वो चलाएंगे, ठीक है, 6 दिनों तक। अगर इनकी संख्या बढ़ा दी जाए तो खाना तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे संख्या अगर 20 से 30 हो गई तो जाहिर सी बात है ये 6 दिन तो नहीं चलेगा, इससे कम ही चलेगा। तो इस प्रकार के संबंध को हम सॉल्व करेंगे समानुपात के अनुसार। देखिए इस तरीके से बॉक्सेस आपको तैयार करने हैं। पशुओं की संख्या, दिनों की संख्या, टोटल पशु है 20 जानवर हैं और उनके लिए 6 दिनों का खाना है। अब उनकी संख्या बढ़ गई, 20 से 30 हो गई। ये खाना कितने दिनों तक चलेगा, तो हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बात लिखेंगे, माना भोजन x दिनों तक चलेगा। तो मान दिए गए हैं 20 पशुओं का खाना 6 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 30 पशु x दिन में समाप्त करेंगे। प्रतिलोम अनुपात में ऊपर नीचे आपस में गुणा लग जाता है। 20 का 6 के साथ 20 × 6 बराबर 30 का x के साथ होगा।
ठीक है। यहाँ पे देखिए 20 इंटू 6 जेव कहते हैं, x के साथ ये 30 है, इसका पक्षांतर कर देते हैं, गुणा वाली संख्या आ गई, भाग में यहाँ पे x हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब ये शून्य से शून्य ख़त्म हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 और ये 2, 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया 4। यानी 30 पशु आ गए तो वो खाना 4 दिनों तक ही चलेगा। पहले 20 पशु थे तो 6 दिन तक चलता था, अब एक के बढ़ने से दूसरी कमी पड़ गई। ठीक है, तो प्रतिलोम अनुपात का ये संबंध है, एक बढ़ रहा है तो ये इसकी कमी हो जाएगी। इसका आंसर समझ में आ गया, 4 दिनों तक चलेगा। देखिए हमारा अगला सवाल है 6 नंबर। एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का काम जो है कार्य 3 व्यक्ति जो है 4 दिन में कर सकते हैं, 3 व्यक्ति 4 दिनों में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पे 4 व्यक्ति लगा देता है, एक बढ़ा देता है, तो ये कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो पहले इसके बॉक्सेस हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे है व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, तो व्यक्ति जो पहले उसने लगाया जसविंदर के घर में तार लगाने के लिए, वायरिंग करने के लिए 3 व्यक्ति। ठीक है, 3 व्यक्ति जो 4 दिनों में कर सकते हैं। अब उसने जो ठेकेदार है जसविंदर के घर में 3 व्यक्ति के स्थान पे, वो 3 के स्थान पे 4 व्यक्ति लगा देता है, 4 व्यक्ति लगा देता है, तो वो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं x दिनों में। यहाँ पे हम क्या बात लिखें, यहाँ पे हम बात ये लिखेंगे कि माना कि कार्य x दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे देख पा रहे हैं ये प्रतिलोम अनुपात है। यहाँ व्यक्ति की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, यहाँ पे काम का दिन जो है वो घट रहा है, एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 व्यक्ति हैं, 4 दिन लगाते हैं, 4 व्यक्ति हैं, x दिनों में पूरा करेंगे, तो ऊपर नीचे ये गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 का 4 के साथ 3 इंटू 4, यहाँ पे 4 का x के साथ हो जाएगा। यहाँ पे x हम ये कहते हैं, 4 की इस तरफ हम भेज देते हैं, 3 इंटू 4, ये बट्टे में 4 आ गया, ये x हुआ, 4 से 4 ख़त्म हो गया, यहाँ पे x का मान आ गया 3। यानी वो व्यक्ति, यानी ये 3 दिनों में पूरा होगा। जब 4 व्यक्ति लग जाएंगे काम 3 दिनों में ही समाप्त हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 3 डेज। क्लियर हुआ, समझ में आ गया ये सवाल। देखिए अगला सवाल हमारा 7वां है। बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्से में, ठीक है, प्रत्येक बक्से में 12 बोतल, यानी एक बैच में 12 बोतल है। ठीक है, उससे 25 बक्सों में रखा जाता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, 12 बोतल है, इसको 25 बक्सों में, इस तरीके के बैच बन जाते हैं, तो 25 बक्सों में रख लिया जाता है। यदि इस बैच को, बोतलों को इस पर रखा जाता है कि उसमें 20 बोतल आ जाएं, तो कितने बक्से में भरे जाएंगे। क्या समझ में आया। देखिए इसको आप ऐसे समझिए, यहाँ पे एक बैच है, ठीक है, इसमें टोटल बोतल आ गए 12, और इस जैसे 12 बहुत सारे बैच बन गए। ठीक है, कितने बैच बन गए टोटल बैच बन गए 25। ठीक है, और एक बैच में 12 बोतल हैं, टोटल कितने बन गए 25 बक्सों में रखा जाता है इन 12 बैचों को। अब इस 12 के स्थान पे हम 12 ना रख के 20 रखते हैं। जब हम 20 रख लेंगे, यानी इस बैच में हम ज़्यादा बोतल रख लेंगे, तो इस जैसे इन बैचों को रखने के लिए, इन बोतलों को, बैच को रखने के लिए कम बक्सों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमने तो इसमें कम स्थान में ज़्यादा बोतल को रख लिया है। इसीलिए 25 बक्सों की जगह यहाँ पे कम बक्सा रखना पड़ेगा जब हम इसमें 20 बोतल रख देते हैं। तो इसका हम बॉक्सेस तैयार करते हैं। देखिए कैसे हम तैयार करें। पहले हम लिखेंगे बोतल की संख्या, बक्सों की संख्या। यहाँ पे जब 12 बोतल हैं तो इसको रखने के लिए 25 बक्सों की ज़रूरत पड़ती है। बोतल की संख्या है 12, बक्सों की संख्या है 25। जब यहाँ पे बोतल की संख्या हमने बढ़ा दी, बोतल की संख्या हमने 12 के स्थान पे 20 रखने लगे, तो उसको इस बैच को रखने के लिए तो इस बक्सों की ज़रूरत तो कम पड़ेगी, जाहिर सी बात है कम पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमने एक छोटे से बक्से में 20 को रख दिया है जहाँ वो 12 रखे जाते थे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम क्या माने कि माना बक्सों की संख्या बराबर x। तो देखिए
12 बोतल को 25 बॉक्सेस में रखने पड़ते हैं, तो 20 बोतल वाले बैच को x बॉक्सेस में रखने पड़ेंगे। ऊपर नीचे गुणा करा लेते हैं 12 का 25 के साथ, 12 इंटू 25, यहाँ पे 20 का x के साथ। x यहाँ पे ज्यों कहते हैं 20 को इस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, 12 इंटू 25, यहाँ पे 20। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल आउट करा देते हैं। 3 चौक 12, 25 बचते हैं 15। तो x का मान कितना आ गया, 15 हमारा आ गया। इसका मतलब अब हमें 15 बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, जब हम एक बॉक्स में ही 12 बोतल को भर लेते हैं तब। कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए अगला सवाल हमारा 8वां है। एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पे उसको 63 दिन में कोई प्रोडक्ट जो है बनाने के लिए उसको 42 मशीन, ठीक है 42 मशीन की आवश्यकता पड़ती थी। जब यहाँ पे उसने दिन कम कर दिए, उसको जल्दी चाहिए, ठीक है जल्दी वस्तुएं बनाने हैं, 54 दिन में ही बनाने हैं, तो जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, क्योंकि एक की कमी से दूसरा बढ़ रहा है। इसका बॉक्सेस हम तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कौन सा यूनिट है, पहला है दिनों की संख्या और दूसरा है मशीनों की आवश्यकता या मशीनों की संख्या। इसका बॉक्सेस हम ऐसे बनाएंगे, मशीनों की संख्या ये दिनों की संख्या। तो पहले हम क्या लिखे, देखिए यहाँ पे 42 मशीन कितने दिनों में बना देती है प्रोडक्ट को, 63 दिन में। यहाँ पे 42 मशीन है, 63 दिनों में तैयार कर देती हैं। उस व्यक्ति को चाहिए 54 दिनों में, यहाँ पे 54 दिनों में चाहिए, तो कितने मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, x मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो हम यही मान लेते हैं, माना x मशीनों की संख्या है, तो काफ़ी सरल है, तो नंबर दे देते हैं। ये हमारा 8वां सवाल है। देखिए यहाँ पे जो मान दिए गए हैं 42 डेज लगते हैं इसको 63 मशीन द्वारा बनाने में। अब x मशीन की आवश्यकता होगी, हमें इस प्रोडक्ट 54 दिन में चाहिए, इसको हम गुणा लगा लेते हैं ऊपर नीचे, 42 का 63 के साथ, x का यहाँ पे 54 के। इसके बाद देखिए x के साथ ये 44 जो है गुणा में है, इसका पक्षांतर हम इस तरफ कर देते हैं, ये भाग में आ जाएगा। यहाँ पे है 42 इंटू 63, ये इसके बट्टे में आ गया 54, यहाँ पे x हुआ। यहाँ पे देखिए इसको हम कैंसिल आउट करा देते हैं, 7 छक 42, 9 छक 54, ठीक है 9 7 63, 7 इंटू 7 कितने होते हैं 49 आ गया। तो x का मान आ गया 49 यानी 49। तो यहाँ पे 49 मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी उसको 54 दिनों में अगर हम उस प्रोडक्ट को बनाएं तो। क्लियर हुआ, समझ में आ गई है काफ़ी अच्छे से आपको। नेक्स्ट पार्ट देखिए 9 नंबर सवाल। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है, कोई स्थान पे पहुंचती है। इसका देखिए चाल कितनी है, चाहे उस कार की 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, ठीक है, और वहाँ पहुँचने में उसे 2 घंटे का समय लेती है। तो यदि उसकी चाल देखिए बढ़ गई, कितनी हो गई, 60 से हो गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक, देखिए इसकी पहली यूनिट तो है चाल, दूसरी है समय। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चाल जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे, तो समय लगता है 2 घंटे। जब इसकी चाल हमने बढ़ा दी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना लगेगा, हम इसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, माना समय x घंटे लगेंगे, ठीक है, ये हमने मान लिया।
अब इसके बाद देखिए उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जो हम इससे सॉल्व करते आ रहे हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा 2 घंटे, ठीक है, लेती है। अब इसके बाद चाल बढ़ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x घंटे लेगी। अब इसका ऊपर नीचे आपस में गुणा करा लेते हैं। 60 इंटू 2, 60 इंटू 2 हो गया हमारा, और यहाँ पे हो गया 80 इंटू एक्स। अब इसके बाद देखिए x के साथ ये 80, इसका पक्षांतर हम इस तरफ कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 60 इंटू 2, और ये 80 आ गया यहाँ पे x। शून्य से शून्य ख़त्म हुआ, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 दूनी 4, 3/2 आ गया। x का मान कितना आ गया, 3/2। तो इसको हम पूर्णांक के रूप में भी लिख सकते हैं, भाग देने पर आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए 3 में 2 से भाग दीजिए, 1 बार में जाएगा, 1 हुआ, 1 पूर्णांक 1/2, 1 पूर्णांक 1/2। देखिए गुणा कीजिए, 2 में 1 से गुणा करने पर 2 ही होगा, और इसको 1 जोड़ दीजिए, 3 आ गया, 3/2। ये क्या है, घंटे है। ये लगेगा जब उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे से हो जाए तो इतना समय लगेगा। इसके बाद देखिए 10 नंबर सवाल क्या है। 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। पहला सवाल है, कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अब यह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। दूसरा सवाल, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखिए यहाँ पे है व्यक्तियों की संख्या और ये दिनों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे समझिए 2 व्यक्ति किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। 2 व्यक्ति खिड़की लगा सकते हैं 3 दिन में, ठीक है, जो शर्त दिया गया है। यहाँ पे 2 व्यक्ति 3 दिन में कर सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने से पहले, देखिए पहला सवाल इसमें, कार्य प्रारंभ होने से पहले ही एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो एक ही व्यक्ति बचा, ठीक है, तो एक व्यक्ति बचा। अब यह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये हमें बताना है। कितने दिनों में पूरा होगा, एक व्यक्ति द्वारा। जो काम 2 व्यक्ति 3 दिनों में कर सकते थे, अब वही काम एक व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। अब इसी में दूसरा सवाल देखिए क्या है। एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए दिनों की संख्या 1 हो गई, ठीक। कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होगी, कितने आदमियों की ज़रूरत होगी, ठीक है। पहला सवाल, ये दूसरा सवाल। सबसे पहले हमने तो इसको x मान लिया, तो पहला सवाल सबसे पहले हल करते हैं। कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अब कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कार्य, माना कार्य x दिनों में पूरा होगा, ठीक है, x दिनों में पूरा होगा। तो 2 व्यक्ति 3 दिन में करते हैं, एक व्यक्ति x दिनों में, ठीक है। ऊपर नीचे गुणा करा लेते हैं, 2 का 3 के साथ, 2 इंटू 3, 1 का x के साथ, ठीक है। देखिए x के साथ 1 गुणा में ही इसका पक्षांतर कर देते हैं, इसका पक्षांतर हो गया x, 3 दूनी 6, तो x का वैल्यू कितना निकल के आया, 6। तो वो व्यक्ति करेगा अकेले 6 दिनों में। पहला तो हमने सॉल्व कर दिया। दूसरा देखिए केस क्या है यहाँ हमारा, यहाँ पे दिनों की संख्या दी गई है 1 दिन में कार्य पूरा करना है, तो हम इसको मान लेते हैं y, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरे में, माना y व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। आपको लिखना है माना y व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। तो फिर हम इससे ही सॉल्व कर पाएंगे। 2 व्यक्ति 3 दिन में, y व्यक्ति 1 दिन में, ठीक है। देखिए ऊपर नीचे हम गुणा करा लेते हैं इसको, 2 का 3 के साथ, y का 1 के साथ, 1 इधर आया, 2 इंटू 3 बट्टे में 1 यहाँ पे y, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 व्यक्ति लगेंगे। कितने व्यक्ति लगेंगे? 6 व्यक्ति लगेंगे। इसका भी मान आ गया, y का मान आ गया, y बराबर 6। एक दिन में करा रहा हूँ तो 6 व्यक्ति लगेंगे। क्लियर हुआ? यह आपका समझ में आ गया। तो आपका 2 आंसर आ गए। पहले का कितना आया हमारा? पहले का आया 6 दिनों में दिनों की संख्या, दूसरे में क्या आया? व्यक्तियों की संख्या। ये दोनों 6 ही आ गया। इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल हमारा 11। किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 क्लास होते हैं। क्लास मतलब पीरियड, अवधि, जिसे घंटी हम बोलते हैं। ठीक है, 1 घंटी बजती है तो 45 मिनट का एक क्लास चलता है। उसी तरीके से 8 घंटियाँ होती हैं, 8 पीरियड होते हैं, 8 क्लास होते हैं। कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है यदि स्कूल के बराबर अवधि में 9 क्लास हो, 9 पीरियड हो जाए, 9 घंटियाँ यानी एक एक्स्ट्रा हो जाए, तो प्रत्येक क्लास में कितना समय होगा? देखिए 8 घंटी होती है टोटल। इस 1 घंटे में कितने समय लगते हैं? 45 मिनट का एक होता है। अगर 9 पीरियड कर दिया जाए, 9 घंटी कर दिया जाए, तो प्रत्येक घंटी में यानी 45 मिनट से कितना कम होगा वो हमें बताना है, कितने समय का होगा। ठीक है, 8 पे 45 होता है तो 9 पे कितने हो गए? तो ये हम देखिए ऐसे इसको बॉक्सेस में तैयार करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पीरियड यानी क्लास की संख्या, घंटियों की संख्या, ये समय। ठीक है, यहाँ पे देखिए समय कितना है? 45 मिनट, 45 मिनट, और टोटल घंटी होती है 8, क्लास यानी पीरियड होती है 8। अब यहाँ पे हमें चाहिए क्लास यानी पीरियड चाहिए 9, तो कितने टोटल एक पीरियड में समय मिलेंगे, दिए जाएंगे। ठीक है, उसको हम मान लेते हैं x। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? हमने इसको मान लिया x मिनट। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करें। यहाँ पे 8 संख्या है, प्रत्येक को मिलता है 45, इसी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 9 संख्या हो गई और ये हो गया समय x मिनट। ऊपर नीचे गुणा करा लेते हैं, 9 का 45 के साथ, 8 का 45 के साथ, यहाँ पे 9 का x के साथ। x के साथ 9 का पक्षांतर होगा 8 × 45, यहाँ पे 9x, 9 पाँचे 45, 8 पाँचे 40, x का मान आ गया 40 मिनट। 9 पीरियड हो जाए तो 1 घंटे को मिलेगा 40 मिनट। समझ में आ गया ये सवाल आपको काफ़ी अच्छे से? तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।